Hello guys, Jai Hind. I'm Vishal Kaushik. Welcome you back once again to SSB Wings YouTube channel. So guys, this is the sixth video of the polity series और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट. ठीक है, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस पार्ट में और किस आर्टिकल में मेंशन्ड है. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 5th एंड आर्टिकल 52. ठीक है, यह है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 में वर्णित है. और गाइस जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, दैट इज हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, भारत का प्रथम नागरिक. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. तो उसको हिंदी में लिखेंगे, यह भारत में एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है. मतलब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, या फिर प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जनरली 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सीडीएस में भी मतलब 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया है इसके इलेक्शन के ऊपर बेस्ड. तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, हिंदी वाले लिख ले राष्ट्रपति का निर्वाचन. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन है, दैट इज अ इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. ठीक है, इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ठीक है, यह एक, अगर इसको हिंदी में बोले, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है. ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है दैट इज अप्रत्यक्ष निर्वाचन. और आपको अगर याद हो, मैंने प्रियम्बल में आप लोगों को बताया था कि इसी चीज से जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है राष्ट्रपति का, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को एज अ सोवरेन स्टेट. ठीक है, क्योंकि हम अपना हेड जो है वो चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिस भी देश का जो हेड होता है वो ये चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वहीं के लोगों द्वारा चुना जाए, तो वो स्टेट होता है आपका सोवरेन. ठीक है, तो इस एक स्टेटमेंट से, क्योंकि जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वो हमारे द्वारा ही चुना जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, तो इससे इंडिया बनता है सोवरेन स्टेट. ठीक है, it is an indirect election system done by single transferable vote. ठीक है, single transferable vote, single transferable vote based on रेशियो रिप्रेजेंटेशन, या इसको आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो. इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लो. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या, इसको अभी समझते हैं. अभी फिलहाल यही लाइन लिख लो, इसको समझाता हूँ.
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पर आधारित एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाता है, जो कि आधारित है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पे। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स आती हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहली बात तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या कंसेप्ट है, और जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, इन दोनों चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरी चीज आती है आपका रेशियो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या कंसेप्ट है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब कंसेप्ट ये है कि मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऐसे अभी नॉर्मल हम लोग जो इलेक्शन देखते हैं उसमें क्या होता है, अगर 5 कैंडिडेट हैं तो आप लोग किसी एक को वोट देके बस अपना फ्री हो जाते हो कि भाई मैंने, मान लो 5 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आपने अगर वो देखी हो मशीन उसकी, ठीक है, वोटिंग मशीन, जो लोग 18 प्लस होंगे उन्होंने वोट दी होगी। मान लो यहाँ एक कैंडिडेट का नाम है, या दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम है, चौथे का नाम है, पांचवे का नाम है, छठे का नाम है, सातवें का नाम है, आठवें का नाम है। 8 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, उसके आगे बटन होता है उसका मशीन में। ठीक है, ऐसे तो भाई जिसको भी आपको वोट देनी है आप उस वाले बटन को प्रेस कर देते हो और दैट्स इट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ देनी होती है प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ देनी होती है प्रेफरेंस। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको किस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पे यहाँ आपको प्रेफरेंस देनी है इस तरह से। मान लो ये कैंडिडेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। टोटल 6 कैंडिडेट्स है। तो आप इसको देख के अब इसमें आप अपनी प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, आप चाहते हो, मतलब आप जो कैंडिडेट सी है ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, जो कैंडिडेट ई है ये आपकी सेकंड प्रेफरेंस पे है, जो बी है ये आपकी थर्ड प्रेफरेंस पे है, जो डी है ये आपके फोर्थ प्रेफरेंस पे है, जो ए है ये आपके फिफ्थ प्रेफरेंस पे है, जो एफ है ये आपके सिक्स प्रेफरेंस पे है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है कि भाई सबसे पहले देखी जाती है प्रेफरेंस। अगर सी को जितने ज्यादा लोग अगर प्रेफरेंस देंगे, उसकी वैल्यू, उसकी जो वोट वैल्यू है वो उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस पे कितने लोगों की है ये। ठीक है, तो हाई रैंकिंग में जब कोई कैंडिडेट आता है तो ऑटोमेटिकली उसको फिर वोट मिल जाती है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो डी वाले को लोगों ने यहाँ पे इस वाले कैंडिडेट ने चार नंबर पे रखा हुआ है, लेकिन किसी और ने 2 नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो मतलब हाई रैंकिंग वोट जिसके पास भी ज्यादा होंगे, जिस भी कैंडिडेट्स के पास हाई रैंकिंग वोट ज्यादा होंगी, दैट विल बी द विनर। ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट। ठीक है, अब बात आती है आपकी रेशियो रिप्रेजेंटेशन क्या है। रेशियो रिप्रेजेंटेशन मींस, मान लो हम बात करते हैं यूपी की। ठीक है, तो यूपी में करीब करीब यहाँ की जनसंख्या है, आप मान लो 21 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। यूपी के अंदर 80 MP हैं। कहां से, लोकसभा के, और राज्यसभा के MP हैं टोटल 31। लेकिन इनमें से जो इलेक्टेड हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक, अब ये तो बाद की बात है। तो 21 करोड़ जनसंख्या में टोटल इतने MPs होते हैं और 403 MLA हैं। तो इन टोटल पॉपुलेशन को जो भी सारी पॉपुलेशन है उसको 403 से डिवाइड कर दिया जाएगा इंटू 1/1000 लेके। इसको बताऊंगा मैं कैसे होगा ये, अभी जस्ट फिलहाल इतना समझो। ठीक है, तो अब एक MLA की जो वोट की वैल्यू होगी, ठीक है, तो कितने हजार लोग होंगे। अगर 21 करोड़ हैं और 403 MLA हैं, तो एक MLA की वोट उतने लोगों को डिवाइड हो रही होगी, जो 403 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी बटे 1000। ठीक है, तो ये होता है रेशियो रिप्रेजेंटेशन की। जो MP है या MLA है
वो पॉपुलेशन की कितनी रेशो को कितने प्रोपोर्शन में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रेशो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं कि इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं इसको। तो देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है। सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दूसरा इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की जगह इसको स्टेट विधानसभा बोलो, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कुछ स्टेट हमारे ऐसे भी हैं जहां पे विधान परिषद भी है, वो काउंट नहीं होते। ओनली विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के निर्वाचित विधायक ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी विधानसभा, या आप इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हो। ठीक है, सो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता। कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि भाई जो न्यूली फॉर्म्ड लेजिस्लेटिव असेंबली है जेएनके की, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी? तो नहीं, अभी तक कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है कि जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अभी तो फॉर्म ही नहीं हुई है वहां पे, जब भी फॉर्म होगी तब भी अभी तक कोई प्रोविजंस नहीं है इसके ऊपर। काफी केसेस भी हुए हैं, अभी काफी पिटीशंस डली हुई हैं कोर्ट के अंदर, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अभी के लिए जो जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज की अगर बात हो रही है तो ये बात कर लेते हैं, इन तीनों को कंबाइंडली बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इन तीनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब कुछ चीजें लिख लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इफ एनी पर्सन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो सबसे पहले तो उसको अपना नामांकन करने के लिए सबसे तो देखो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली यही सब चीज की, भारत का नागरिक हो, चरित्रवान हो, ये सब एलिजिबिलिटी आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको इसकी। अभी फिलहाल जो इलेक्शन के रिलेटेड खास प्रोविजन है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो देखो सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए नहीं करना होगा, उसको 15,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है। 15,000 रुपए सिक्योरिटी फीस टू आपका जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वहां पे, या इलेक्शन ऑफिसर कह लो, ये ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को। इलेक्शन ऑफिसर को 15,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस देनी होती है। एक उसको बोलते हैं जमानत राशि हिंदी में। आपने देखा होगा कि जब भी विधायक के चुनाव होते हैं या आपके यहाँ लोकल कोई चुनाव होते हैं तो एक जमानत राशि का आपने सुना होगा कि जमानत राशि। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीस के फॉर्म में 15,000 रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति, अगर इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सो उसको
50 लोग द्वारा, 50 लोग मतलब 50 मतदाता, 50 मतदाता यहाँ पे कौन होगा, एमपी या एमएलए, तो एटलीस्ट 50 वोटर्स द्वारा उसको उसका एटलीस्ट 50 द्वारा उसका आना चाहिए प्रपोजल कि भाई इसको बना दो, मतलब इसको कैंडिडेट बना दो। 50 लोगों द्वारा एटलीस्ट मिनिमम 50 वोटर्स द्वारा उसका प्रपोजल आना चाहिए, और इसके अलावा 50 वोटर्स द्वारा उसको उसको सपोर्ट होना चाहिए। और ये 50 और ये 50 अलग अलग हैं, जो ये 50 हैं वो अलग होंगे और ये 50 होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। सो फॉर द नॉमिनेशन, या तो आप कह लो कि फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट ₹15,000 सिक्योरिटी फीस टू द इलेक्शन ऑफिसर एंड it has got and his nomination must be proposed by at least 50 voters, ठीक है। his nomination must be proposed by at least 50 voters and supported by other 50 voters as well, मतलब 50 तो प्रस्तावक हो और 50 समर्थन करने वाले भी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये है, तो अभी सबसे पहले लेकिन ये बात कर लेती, जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारे इंडिया में फॉर प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा बनता है आयरलैंड से, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है इट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अब जो आपसे मैं बात कर रहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसको और अच्छे से देख लेते हैं। इसी में मैंने आपको बताया ही था, बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये पेपर में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सिविल सर्विस में तो पूछा गया है ये प्रॉपर, और एनडीए में भी पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए के अंदर। ऐसा करके पूछा गया था कि एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आप एक बार हिंदी वाले इसको सुन लो कि इस सिद्धांत का, इस सिस्टम है ना, इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व का मान निकालें, ठीक है। तो जो उनके प्रतिनिधित्व का मान निकालने के लिए प्रक्रिया होगी ना, वो सबके लिए सेम होगी, ठीक है। और उनके फिर जो टोटल वोट की वैल्यू होगी वो अगेन डिवाइड हो जाएगी एमपीज के लिए। अभी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, समझाता हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें ये कहता है कि भाई मान लो स्टेट है गुजरात इधर हमारा, ठीक, और गुजरात से नीचे है महाराष्ट्र आपका, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, मान लो ये महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है। और इधर कहीं ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, आगे चल के ये छोटे छोटे से इधर आ जाते हैं, ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद फिर ये अरुणाचल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कि मान लो ये, मान लो भाई तुम्हारा अरुणाचल हुआ, सिक्किम हुआ, तो भाई यहाँ की पॉपुलेशन तो ज्यादा है कंपैरेटिवली, यहाँ पे, यहाँ सिक्किम में कितने लोग हैं, इधर ये तुम्हारा त्रिपुरा मिजोरम है, तो यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है,
लेकिन जिससे पूरे के पूरे देश में एक समानता रहे, मतलब इक्वालिटी रहे, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। क्या सिस्टम बनाया गया था? दैट इज, जो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। अब जो सिस्टम बनाया गया था वो बताता हूं मैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इनटू 1/1000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। इनिशियली देखो यार, इसको बनाया तो इसलिए गया था कि हर जगह एक इक्वालिटी रहे, लेकिन अगर आप बात करो यूपी की और बिहार की, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जो यूपी और बिहार का एमपी जो एमएलए होता है, और उसकी अगर कंपैरिजन करो आप कोई इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के एमएलए से, तो यार यहाँ के एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन सिस्टम यही है इसका, अगर आप एमएलए की वोट की वैल्यू निकालो तो उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए जो है वहां की विधानसभा में इंटू 1/1000। अब बात आती है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। ठीक है, तो इसकी जो वोट की वैल्यू होते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, जितने भी एमएलए होंगे कंट्री में इलेक्टेड, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, तो जितने भी विधायक हैं हमारे देश में, उनकी वैल्यू की जो वोट, उनकी जो वोट की जो वैल्यू है, ठीक है, सारे के सारे विधायकों की वोट की जो वैल्यू है अपॉन में कितने सांसद हैं हमारे देश में जो कि इलेक्टेड है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो उससे ये वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब हो गया। अब आता है इलेक्ट्रल कोटा। ठीक है, जब देखो ये सब हो जाएगा, ठीक है, अब जब ये सब काम हो जाएगा, वोट हो जाएंगी, तो जो भी इलेक्ट्रल कोटा क्या होता है इसके होने के बाद, भाई अब जब वोट डल गई, मान लो हमारा देश की जो जनसंख्या है वो अभी 130 करोड़ से ऊपर ही है, तो उसकी जब टोटल विधायकों ने वोट डाल ली होंगी, सब चीज हुआ होगा, तो कुछ वोट इनवैलिड भी गई होंगी। ठीक है, किसी ने गलत बटन दब गया होगा किसी से, या दो को एक साथ दबा दिया होगा, या कुछ मतलब कुछ भी एक्सवाइजेड कोई गड़बड़ हुई हो। ठीक है, तो अब बात आती है इलेक्ट्रल कोटा क्या है। अब इलेक्ट्रल कोटा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, जो भी इतनी वोट ले लेगा, ठीक है, इलेक्शन से, जो भी इतनी वोट ले लेगा इलेक्शन से, दैट विल बी द विनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को इतनी वोटें मिल जाएंगी, मतलब जितनी भी वोट पड़ी हो, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दो, आधी से एक ज्यादा, सिंपल कंसेप्ट है यहाँ, तो आधी से एक ज्यादा वोट अगर किसी को मिली है तो वो
विनर कहलाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब देखते हैं आगे। अब आती है बात कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। ओथ टू प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 60। जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है वो होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा या भारत का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है उसके पद की। लेकिन अगर मान लो CJI अवेलेबल ना हो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अब है टाइम पीरियड। ठीक है, कि कितना टाइम पीरियड होता है, इसमें भी एक कलाकारी है टाइम पीरियड में। देखो गाइस, वैसे तो टाइम पीरियड प्रेसिडेंट का 5 साल है। ठीक है, वैसे तो टाइम पीरियड 5 साल है, लेकिन आर्टिकल 57 बोलता है, आर्टिकल 57 बोलता है कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़कर कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है, मतलब क्या बोलता है, नो सच रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक आदमी आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग कैन बिकम प्रेसिडेंट मल्टीपल टाइम्स। जैसा यूएसए में है कि एक आदमी बस 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। एक आदमी चुनाव देकर कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 57। ठीक है, अब आती है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग है ये सब चीज। ठीक है, अब आती है प्रेसिडेंट की सैलरी। ठीक है, सैलरी है प्रेसिडेंट की 5 लाख रुपए। कब से? फरवरी 2018 से। ठीक है, फरवरी 2018 से प्रेसिडेंट की जो सैलरी है दैट इज 5 लाख रुपीज। उससे पहले 1.5 लाख रुपए होती थी। और ये देखो, ये टोटल सैलरी जो होती है टैक्स फ्री होती है। इसके एडिशनली 22.5 करोड़ के वार्षिक भत्ते, रेजिडेंशियल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, गाड़ी अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस कर करके ना 22.5 करोड़ के एनुअल अलाउंस होते हैं इनके। 22.5 करोड़ के वार्षिक भत्ते, 5 लाख सैलरी होती है वो अलग। इससे हमें क्या लेना देना? इससे हमें लेना देना ये है कि इससे हमारा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि ये सैलरी कहां से दी जाती है। ठीक है, तो ये सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ये जो सैलरी है राष्ट्रपति को कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, भारत की संचित निधि। ठीक है, ठीक। अब आ जाते हैं आगे कि ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। रेजिग्नेशन, तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। और यार वाइस प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है वो देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है,
जो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्फॉर्म करेगा किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तुम्हारे प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन बारे में किसको इन्फॉर्म करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पॉलिटी की इस सीरीज की आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी की पूरी पॉलिटी की सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप नोट करके लिखो इस चीज को। ठीक है। ए कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब तक अपनी सीट पर बैठा हुआ है, एज इन एक कोई व्यक्ति है वो जब तक भारत का राष्ट्रपति है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति अपने पद पर आधारित, जब तक आसीन है, भारत का राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर आसीन है उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। नो क्रिमिनल वारंट, no criminal warrant can be issued against a person, against president लिख लो। no criminal warrant can be issued against president during his tenure। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लाके उसको हटाया जा सकता, सॉरी उसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लाके उसको हटाया जा सकता है, जो कि किस बेसिस पे होगा, आपका संविधान के उल्लंघन पर, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन, मतलब जो उसको आधार होगा ना दैट इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके आर्टिकल 61 से उसको इम्पीच किया जा सकता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस, मजा ही आ जाएगा पढ़ के। ठीक है। और दूसरी चीज, एक और मजेदार चीज है इसमें, क्या है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना, देखो प्रेसिडेंट, सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है। पार्लियामेंट 3 बॉडी से मिलकर बना है। सबसे पहला तो खुद प्रेसिडेंट, फिर आपकी लोकसभा, और फिर राज्यसभा। तो जब प्रेसिडेंट का आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, तो उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। वोटिंग में तो एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और वो भी सारे, चाहे तो इलेक्टेड हो, ठीक है, और चाहे नॉमिनेटेड हो। ठीक, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के सभी एमपी पार्टिसिपेट करेंगे। 545 लोकसभा के और तुम्हारा 245 तो राज्यसभा के, तो कुल मिलाकर टोटल 790 एमपी हैं। सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे इसके इम्पीचमेंट में। ठीक है। वोट भले ही दें या ना दे, इम्पीचमेंट में पार्ट जरूर करेंगे। चलो इम्पीचमेंट की बात हो रही है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ लेते हैं एक बार। इम्पीच हेडिंग डाल लो, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका आर्टिकल 61। ठीक है। तो बात करते हैं अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी आपका इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव। एनी गेसेस ये किस हाउस में आया जाएगा? ठीक है। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन
तो देखो जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है ना, वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा हो, चाहे आपका राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। चलो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो रेजोल्यूशन था, महाभियोग प्रस्ताव, वो लोकसभा में आया पहले, ठीक है, लोकसभा में आया। इसका फ्लो चार्ट बना के चलेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस है ये, पहले आपका लोकसभा में आया, ठीक है। अब फिर से, और ये आ तो गया, तो अब रेजोल्यूशन इनटू लोकसभा इनटू 545 इनटू 1/4। अगर 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन पे साइन कर देते हैं, ठीक है, और ये है हमारे ऊपर प्रेसिडेंट साहब, आप इसको ऐसा का ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। अब इस केस में जाएगा नोटिस प्रेसिडेंट के पास, यहां से जब ये 1/4 मेंबर साइन कर देंगे, तो यहां से आपका नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के पास कि भाई साहब आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव है, आप इस पे साइन करके, मतलब आप इसको अलाउ करके खत्म करो। 14 डे नोटिस, 14 डेज नोटिस। भाई अगर ये प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है भाई, इम्पीचमेंट प्रोसेस यहीं पे खत्म। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होगा, उसका भी देख लेते हैं। उस केस में अगेन आपका लोकसभा के अंदर आएगा फिर से रेजोल्यूशन, ठीक है, फिर से लोकसभा के अंदर रेजोल्यूशन आएगा। सो फिर से रेजोल्यूशन इनटू लोकसभा इनटू 545 इनटू 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। यहां पे अब दोबारा में 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। जब यहां से ये पास हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा ये आपका कहां, राज्यसभा, ठीक है। फ्लो चार्ट देख लो पूरा का पूरा। सबसे पहले इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लोकसभा में आया, 1/4 ने साइन करा, प्रेसिडेंट के पास नोटिस गया, अगर खाली कर देता है सीट तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा नोटिस, दोबारा रेजोल्यूशन आएगा लोकसभा में, उसी वाले सदन में जिसमें पहले आया होगा उसी सदन में आएगा, ठीक है। 545 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अगर राज्यसभा में होता तो फिर उसको लोकसभा में भेजते, ठीक है। अब राज्यसभा में फिर से इस रेजोल्यूशन के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो अगेन ठीक है, रेजोल्यूशन इनटू राज्यसभा इनटू 245 इनटू 2/3। अब इस केस में अगर ये यहां से पास हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा से भी अगर ये पास हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है ये अपने पोस्ट से अब रिमूव माना जाएगा, मतलब इस परिस्थिति में यह अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। सो गुड न्यूज इज प्रेसिडेंशियल पोस्ट इज वैकेंट नाउ। ठीक है, एक बार इस फ्लो चार्ट को दोबारा से समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसके लिए लेके आना है हमको इम्पीचमेंट। तो अब इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन आएगा जिसको बोलते हैं आपका महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग
प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप लोकसभा में लेके आ जाओ या राज्यसभा में लेके आ जाओ। हमने बात की थी पहले लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर पहले रेजोल्यूशन आया 545 इंटू 1/4, 1/4 की साधारण से प्रस्ताव से कि भाई 25% लोग एटलीस्ट सहमत हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाए। अगर 1/4 लोग इस पे साइन कर देते हैं मिनिमम, ठीक है, तो नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास 14 दिन का, 2 वीक नोटिस, कि आप के खिलाफ ये संविधान उल्लंघन मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्जेस है, तो आप या तो अपना पद खाली कर दें या फिर इस पूरी प्रक्रिया में भाग लें। ठीक है, अब अगर राष्ट्रपति उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर साइन कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी टाइम पे अपनी पोस्ट को खाली कर देगा। वो मतलब ही विल नो लॉन्गर बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर नहीं खाली करता है तो अगेन उसी हाउस में, जिस हाउस में पहले आया था, जैसे हमारे लोकसभा में आया था, लोकसभा में फिर से आएगा। उस रेजोल्यूशन को लोकसभा से 545 से फिर से और 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, ये पास होगा। उसके बाद इसको भेजा जाएगा दूसरे सदन में, राज्यसभा में। राज्यसभा में अगेन इसको 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से जब पास कर दिया जाएगा, तो उस केस में जो भी व्यक्ति है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से मतलब प्रेसिडेंशियल पोस्ट से हटा दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी वो खाली हो जाएगी। अब बात कर लो क्वालिफिकेशंस की, कि एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी वाले लिख ले योग्यताएं, इंग्लिश वाले लिख ले क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मस्ट बी सिटीजन। भाई क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आ गए हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, और जनरली एज पूछी गई है कि कितनी एज होती है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। ये तो देखो मस्ट है कि भाई अगर राष्ट्रपति बन रहा है भारत का, तो भारत का तो नागरिक होगा ही होगा। ठीक है, और उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल होनी चाहिए। मस्ट बी 35 ईयर्स और ओल्डर। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। ठीक है, तीसरी, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस, मस्ट नॉट बी इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक चीज बता देता हूं, इसमें आप एक नोट करके लिख लो कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये जो जितनी भी चीजें हैं या इस तरह की, ये जो होती हैं, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाता। ठीक है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाता, क्योंकि ये मतलब यार एक तरीके से ना लोक कल्याण के लिए है जो पोस्ट है, मतलब समाज सेवा टाइप पोस्ट है ये। ठीक है, तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन होगी वो एक्चुअली में वो होगी जो मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जिनको सरकार से जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो भारत के कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, जो एक्चुअली में एक तो होती है तुम्हारा लेजिस्लेटिव टाइप एग्जीक्यूटिव, एक होता है एक्चुअली में वर्किंग एग्जीक्यूटिव, जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, हमारा पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, वो वाली जो पोस्ट होती है वो कहलाई जाती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वो नहीं है, ये है आपके सिटीजन की वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली,
वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी मेंटली डिसेबल और वह दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी मेंटली डिसेबल एंड डिफॉल्टर, मतलब ऐसा ना हो कि जिसका दिवालिया निकल गया हो। और जो अगर किसी व्यक्ति का, जैसे विजय माल्या टाइप लोग हैं, ये इंडिया में डिफॉल्टर हैं, तो भविष्य में ये कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर पैसे का कर्जा होता है और वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दें। ठीक है, और दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए या वह घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, वह घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। और अगला है आपका, ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस। ये भी पूछा गया है पेपर में। ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। ठीक है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। ये है इसकी अगली क्वालिफिकेशन में आता है ये। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है ये वाली भी। एक तो एज और ये दोनों पूछे गए हैं पेपर में। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने तरीके से खाली की जा सकती है। वेज टू वैकेंट प्रेसिडेंट पोस्ट, वेज टू वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद कितने तरीके से खाली किया जा सकता है या खाली हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है, अगर वो त्याग पत्र दे दे, मतलब रिजाइन कर दे। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अगर रिजाइन कर देगा तो पोस्ट खुद ही खाली हो जाएगी। सेकंड इज, अगर उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटा दिया गया हो। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है अगर उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, फोर्थ, प्रोलॉन्ग डिसीज। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रोलॉन्ग डिसीज। और नेक्स्ट इज एंड ऑफ टेन्योर, समयकाल पूरा होने पर। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जिससे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली की जा सकती है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम, एक्टिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है कि अगर प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, इफ प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी देखना। इफ प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ठीक है, तो इसको फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेसिडेंट की। भाई प्रेसिडेंट तो है ही। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है, इफ प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट, फिर कौन बनेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसको मैं कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख रहा हूं नॉट प्रेजेंट। इफ अगर प्रेजेंट नहीं है, तब वाइस प्रेसिडेंट बनेगा हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो तब कौन बनेगा, तब बनेगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल ना हो फिर कौन बनेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन हुई थी 1969 में, फिर ये पोस्ट ऐड करी गई थी। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो फिर बनता है सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि कौन ऐसे सीनियर मोस्ट जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्हें प्रेसिडेंट बनाना पड़ा, ठीक है। और बाद एक हिंट देता हूं, बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन ऐसे सीनियर मोस्ट जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी अवेलेबल ना हो फिर कौन बनेगा, फिर बनता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो लास्ट की दोनों पोस्ट है ना, ये 1969 में ऐड करी गई थी, ठीक है। अब आप फिर से फटाफट देख लो इसको रिवाइज करके। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा फिर बनेगा हमारा चीफ जस्टिस, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस भी अवेलेबल नहीं होगा फिर बनेगा सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट का अगर सीनियर मोस्ट जज भी प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर बनेगा हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज, आपको मैंने फिफ्थ कंडीशन लिखवाई थी टेन्योर पूरा होने पर, एंड ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि परिस्थिति 5 के अंदर, इन कंडीशन 5, तो जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है अभी तक, ठीक है, वो तब तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर उसको आके पोस्ट को ना ले ले, ठीक है। इसका मतलब फिर से परिस्थिति 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है, मतलब ठीक है ना, उसका एंड ऑफ टेन्योर की वजह से खाली हो रहा है, अगर एंड ऑफ टेन्योर है मतलब 5 साल पूरे हो गए, तो तब तक ये व्यक्ति अपने पोस्ट पे बना रहेगा तब तक उसका जो सक्सेसर है वो आके उसकी पोस्ट को ना ले ले, ठीक है। जैसे अगले, जब तक अगले चुनाव नहीं होते, अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं तो जब तक अगले चुनाव नहीं होते तब तक पिछला वाला व्यक्ति ही आपका प्रेसिडेंट बना रहेगा, ठीक है। भले ही टेन्योर पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए हो, तो तब तक वही बना रहेगा। और एक चीज और है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जो इसके अलावा अगर कोई परिस्थिति होती है, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की जो पद होता है ना, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके अलावा कह रहा हूं, देखो इलेक्शन से तो भरा ही जाएगा, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 180 days, और 6 months, ठीक है। अन्य किसी परिस्थिति के लिए है ये कंडीशन 5, तो ये है। उसके अलावा अगर कंडीशंस है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना वो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती, आपको विद इन 6 months उसका चुनाव करवा के उसकी पोस्ट को फिल करना ही होगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो भी अभी भी ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हो गई है। तो प्रेसिडेंट का टॉपिक है जो देखो भी थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर अभी पावर्स आएंगी, फिर इमरजेंसी पावर्स हैं, फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं, तो इसका काफी सारा है। आने वाले शायद 1-2 वीडियो और लगेंगी, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये तो खैर कहने की बात होनी नहीं चाहिए, बार बार कहलवाते हो यार, आप करते तो हो नहीं, ठीक है। तो
आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।